जिंदगी में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बद से बदतर हालात भी ऐसे इंसान के हौसले को डिगा नहीं पाते। शख्सियत की इस कड़ी में हम जिस इंसान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उसने इस कथन को पूरी तरह से सच साबित कर दिखाया है। पंजाब के परिवहन मंत्री मास्टर मोहन लाल का बचपन बेहद विषम परिस्थितियों में गुजरा। 2 साल की उम्र में इन्हें अपने पिता के साय से वंचित होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मास्टर मोहन लाल ने न केवल 5 विषयों में एमए पास किया बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपने लिए खास मुकाम हासिल करने में सफल रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मास्टर मोहन लाल न केवल एक कुशल राजनेता हैं बल्कि एक शिक्षक, मंच कलाकार और मजे हुए पहलवान भी रहे हैं। दूसरी बार मंत्री बने मास्टर मोहन लाल से हमने खास मुलाकात की। नमस्कार। सिटी जी। चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत कृपा है जी, आपकी बड़ी कृपा है। आपके नाम से पहले मास्टर मोहनलाल शर्मा लगता है, तो इससे आप क्या हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं अपने नाम के साथ जो मास्टर लगाता हूं तो 1985 में पंडित मोहनलाल वो भी जीत करके आए विधानसभा में, मैं भी जीत करके आया जी मैं भी पंडित था, वो भी पंडित था जी तो स्पीकर साहब ने जब भी बुलाना हम दोनों खड़े हो जाते। जी तो बेहतर समझा कि भाई मैं मास्टर हूँ, टीचर हूँ, जी मुझे 38 साल मास्टरी करते हुए हुआ, जी तो मैंने स्पीकर साहब ये निवेदन कर दिया कि भाई पंडित मोहनलाल को पंडित मोहनलाल रहने दीजिए और मुझे मास्टर मोहनलाल कह करके पुकारिए। तब से ये मेरे नाम के साथ जी एक अध्यापक होने के नाते मैं अपने नाम के साथ मास्टर लगाता हूँ। किस विषय के आप अध्यापक रहे? मैंने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जी। इत्यादि इत्यादि सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए। जी जी हमने सुना है कि बहुत से विषयों में आपने हाँ जी, पोस्ट हाँ जी, ग्रेजुएशन हाँ की जी, हुई हाँ है। जी, हाँ जी। ऐसा है कि मैंने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इन 5 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। जी मैं बीएड हूँ जी और एलएलबी अभी रिटायर होने के बाद मैं प्रैक्टिस करता था जी अदालत में। जी तो मैं वकील भी हूँ, जी अध्यापक भी। जिस नाते से। एक अधिवक्ता होने के नाते अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से कहने में आप सक्षम हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, ईश्वर की कृपा है जी, आप जैसे भाइयों का प्यार है, वरना तो हम कुछ भी नहीं। आप अध्यापन के क्षेत्र से कैसे राजनीति में आपकी रुचि हो गई? मेरा ख्याल है मैं बचपन से ही, जी जब मैं पठानकोट में रेडी लगाता था तो रेडी वालों का प्रेसिडेंट था जी ये भी। जब मैं रक्षा चलाता था तो रक्षे वालों का प्रेसिडेंट बन गया। जी और जब मैं कॉलेज में पहुंचा जी तो 1964 और 65 में जी मैं एसडी कॉलेज पठानकोट में 2 दफ़ा वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ता था जी और मैं वहाँ 2 साल जनरल सेक्रेटरी रहा और क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे। जी इस नाते से फिर जब मैं अध्यापक बना तो अध्यापक यूनियन में प्रेसिडेंट बन गया, इलेक्शन लड़कर के प्रेसिडेंट बने हम। जी तो ये सब राजनीति में ऐसे चलता है। फिर मैं विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट रहा। जी विद्यार्थी परिषद से फिर मैंने पठानकोट और पंजाब के अंदर क्रांतिकारी युवक मंडल एक संस्था बनाई, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था। उसकी गतिविधियां 69 से 73 तक पठानकोट में खूब गर्मा गर्म रही जी और तब जनसंघ था, फिर हम जनसंघ में जी टिल्ट हो गए, वहाँ चले गए। जी तो विद्यार्थी परिषद से क्रांतिकारी युवक मंडल से जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, ये 40 साल का लंबा अरसा ये राजनीति में हमारा रहा। जी तो इस नाते से चलता है। पठानकोट मेरा मूल कार्यक्षेत्र मेरा पठानकोट है। जी बिल्कुल बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पठानकोट लगभग डलहौजी को टच करती करती नजर आती है। एक तरफ बसोली से, एक तरफ डलहौजी से, एक तरफ नूरपुर से, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है। अक्सर कहते हैं कि राजनीति साम दाम दंड भेद नीति है, लेकिन आपके जैसी अच्छी छवि वाले व्यक्ति के ऐसी साम दाम दंड भेद कुछ नहीं करता। मैं सरल राजनीति करता हूँ और सेवा भाव से राजनीति करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ
एकमात्र राजनीति में मेरा मकसद लोगों की सेवा करना है। बहुत बड़ी बात। और मैं राजनेताओं की पूजा करता हूँ। राजनेता जितने दुख झेलते हैं, जी लोगों की गालियां भी सहते हैं मुस्कुराते कराते, जी। हार भी गले में डलवाते हैं तो हंसते हंसते। जी राजनीति करना बहुत कठिन काम है, कठिन काम। एक तपस्या है जी जो अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते तो ये एक तपस्या है, ये एक पूजा है, जनता की पूजा है। जी इस नाते से हम एक सेवा भाव और पूजा भाव लेकर के जनता को जनार्दन मान करके उसकी पूजा करते हैं। जी मैं 7 एक इलेक्शन एमएलए के लड़ा हूँ, जी हारे हैं जीते हैं जी। संभाव से, इसी नाते से चलते हैं कि जीत गए ईश्वर की कृपा, जी नहीं जीते तो जनता की कृपा, जी। कृपा तो दोनों के हैं जी। ऐसे चलते हैं। यह आपका दूसरा सत्र है एक मंत्री के रूप में। पहले भी आप मंत्री रहे, तब आपने कौन से विभाग को संभाला? जब मैं 1997 में जीत करके आया तो पहले मुझे फॉरेस्ट विभाग मिला जी उसके साथ 2 अन्य विभाग भी थे, एक फ्रीडम फाइटर्स का था जी और दूसरा लॉ का विभाग उस समय जो जस्टिस जी लॉ एंड जस्टिस का विभाग था तब मेरे पास उस जी। समय। जी वहाँ से फिर 2-1 साल गुजरने के बाद मैं हायर एजुकेशन में आ गया जी पिछली बार, जी और अब की बार ट्रांसपोर्ट। ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि मैं 33 साल अध्यापक रहा, ट्रांसपोर्ट की मुझे ABC नहीं आती थी, जी तो बादल साहब ने बड़ी कृपा करी कि मुझे ट्रांसपोर्ट का एक स्वतंत्र विभाग दिया, जी उसमें काम कर रहा हूँ। जी फेल हूँ या पास हूँ ये जनता को निर्णय करना है। जी। लेकिन जैसे आपकी बैकग्राउंड है, आपकी पृष्ठभूमि है, आप एक अध्यापक रहे हैं और आपने 38 बरस तपस्या की है, लोगों को मार्गदर्शन दिया है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए सुपात्र है उसको वही विभाग दिया जाए? ये तो बादल साहब की इच्छा है, बीजेपी की है। जी जो विभाग बीजेपी ने मांगे होंगे दिए होंगे, जो बादल साहब ने तय किया होगा ये उन्हीं की मर्जी है। जी हम तो मैंने पहले कहा कि एक सेवादार हैं, ट्रांसपोर्ट मिला तो भी, नहीं मिलता तो भी, काम तो सेवा का ही करना है। जी। ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के बाद आपने क्या क्या सुधार किए हैं? पहले जब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो हफ्ता भर तो मैं तिरकता रहा कि ट्रांसपोर्ट और मास्टरी का आपस में कोई तालमेल तो है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। एक महकमा एकदम वो दंड लोगों का महकमा, जी बिगड़ा हुआ महकमा। जी और विधानसभा के अंदर जब हम अपोजिशन में होते थे तो नारे लगाते थे, पंजाब रोड बेच दिया लारियां, ना बुए ना बारियां, धक्का लान सवारियां, खटारा बसें थी, 1 किलोमीटर चलने के बाद खड़ी हो जाती थी। जी तो 162 करोड़ रुपए का घाटा था जब मैंने इसको चार्ज संभाला। जी 162 करोड़ पंजाब रोडवेज में, पेप्सू रोडवेज में 3 करोड़ रुपए का घाटा। जी। और मैंने सोचा कि ये तो इट इज ए चैलेंज टू मी। यस। फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे इसके ऊपर विचार किया, ऑफिसर्स को विश्वास में लिया, जी कर्मचारियों की यूनियन को विश्वास में लिया, जी। और जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और अपना काम धीरे धीरे शुरू किया। और आज 1.5 साल बीत जाने के बाद 162 करोड़ रुपए का घाटा हम 58 करोड़ रुपए लेके आए। बहुत बड़ी बात। और इसी तरह से पीआरटीसी का जो घाटा था 3 करोड़ का, जी। उस घाटे को पूरा करके हम आज 9 करोड़ 82 लाख के प्रॉफिट में पीआरटीसी जा रहा है। बहुत बहुत बड़ी बात। हमने 160 बसें पीआरटीसी में नई डाली हैं और पंजाब रोडवेज में 360 नई बसें पनबस के रूप में डाली हैं इसी साल। जी। और हमने एसी बसें 8 पहले डाली थी, अब 101 बसें 1 नवंबर से एसी बसें हम डाल रहे हैं। बहुत अच्छे। और ये बसें जो डाल रहे हैं, हमारी जो खटारा बाकी बसें हैं 690 बसें लगभग हमारी खटारा है जी। 300 बसें हम 31 मार्च 2009 तक पूरी कर लेंगे जी। और 10 आते आते पंजाब रोडवेज का सारा फ्लीट नया होगा। बिल्कुल। और हम प्राइवेट बसों के अदारे के साथ compete करते जाएंगे। जी। ये हमने प्लानिंग करी। जी। दूसरा हमने एक बड़ा 1 नवंबर को ही, क्योंकि पंजाब डे है उस दिन, जी। हमने ये तय किया है कि जो एक्सीडेंट होते हैं बसों में और जो विक्टिम्स होते हैं एक्सीडेंट के, उनको कुछ मिलता नहीं है। हमने एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है और उससे तत्काल हम 2 लाख रुपए का भुगतान विक्टिम्स को करेंगे, 50,000 जख्मियों को करेंगे। इस तरीके से हमने एक पॉलिसी 1 नवंबर को लागू करनी है जी। ताकि एक्सीडेंट विक्टिम को दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। 2 लाख कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम समझते हैं कि कुछ ऐसा करें। ये हमने किया है। फिर
नए बस स्टैंड बनाए हैं, 9 बसों का उद्घाटन किया हमने ये 1.5 सालों में, बस स्टैंड। और इन तमाम बस स्टैंडों के नाम हमने शहीदों के नाम पे रखे हैं, जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। जैसे शहीद भगत सिंह है, खुदीराम बोस है, सुखदेव है, और महाराणा प्रताप है, और इस तरीके से शहीद ऊधम सिंह है। राजपुरे के बस स्टैंड का नाम हमने शहीद ऊधम सिंह के नाम पे रखा। अभी पिछले दिनों 6 तारीख को हमने, इसी महीने की 6 तारीख को हमने होशियारपुर के बस स्टैंड का नींव पत्थर रखा है जी। और उसके ऊपर 7 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, नया बस स्टैंड बनाएंगे जी। उसके बाद हमारी योजना पटियाला और बठिंडा के बस स्टैंड को नया बनाने की है जी। और ये काम हम करा रहे हैं, ये सेवा के नाते करा रहे हैं कि हमारे पैसेंजर्स को, लगभग 40 लाख पैसेंजर्स पंजाब में हमारी बसों से ट्रैवल करता है हर रोज़ जी। तो ऐसे लोगों के साथ हम बड़े सत्कार का भाव प्रकट कर सकें, ऐसी हमारी योजना है जी। यही सत्कार का भाव हमारा कंडक्टर करे, हमारा ड्राइवर करे, सवारियाँ जो हमारे लिए भगवान है, उनको समय सिर, समय अनुसार जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं उनको पहुँचाएं जी। ये हमारा लक्ष्य है जी। और एक लक्ष्य जो ट्रांसपोर्ट नीति है इस देश की, कि पोल्यूशन फ्री सड़कें हों जी, और ट्रैफिक जो जाम लगते हैं उससे फ्री हो जी। 1972 के अंदर बसें चलती थी 12% सड़कों पे, आज 2008 आते आते 1% बसें रह गई। प्राइवेट व्हीकल सड़कों के ऊपर बढ़ गए, स्कूटर, मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स, और जितना शहरों के अंदर 3 व्हीलर्स ने कोहराम मचा रखा है, बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए कि हम इसको कैसे ठीक करें। इंशाअल्लाह अगर भगवान ने चाहा तो प्रयत्न कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है जाम ना हो, पोल्यूशन कम हो और एक्सीडेंट कम हो। ये जो नेशनल पॉलिसी है, हम इसके ऊपर विचार करके चलें। बड़ा सौभाग्य है मैं समझता हूँ पंजाब का, जिसके पास आप जैसे व्यक्तित्व हैं जो जनता की सेवा में समर्पित हैं। ईश्वर की कृपा है जी। क्योंकि आपका अनुभव नहीं था ट्रांसपोर्ट का, उसके बावजूद आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़ी सफलताएं आपने हासिल की हैं। तो मुझे वो शायर की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसने कहा था कि अगर संकल्प पक्का हो तो कोई भी उसको डिगा नहीं सकता। जैसे गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। वाह 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 वाह, शायर हैं आप। संकल्प और सेवा भाव दोनों जी दोनों चीज़ों को मिला करके हम राजनीति करते हैं जी। और कोई प्रॉफिट की राजनीति है, कोई कमाई की राजनीति है, कोई हमारे लिए बड़ा ऐश्वर्य का साधन है राजनीति, ऐसा नहीं है जी। मामूली आदमी है, मामूली साधारण आदमी। आप हर रोज़ एक तनाव युक्त जीवन जीते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास फरियाद लेकर आते हैं, अपने कामों को लेकर आते हैं। और जैसे हमने आज भी महसूस किया कि आपका जो एक कक्ष है भरा हुआ था लोगों से, और वाकई यही कहते हैं कि किसी का मुझको ना मोहताज रख ज़माने में, कमी है कौन सी यारब तेरे ख़जाने में। तो लोग जो प्राप्त करने के लिए आते हैं, बड़ा मुश्किल है सबको वो प्रदान करना, क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं। तो कैसे आप इस सब का एक तालमेल बिठाते हैं? जो हमारे पास काम के लिए आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि मेरा अभी बीबी से झगड़ा होता है, या मैं घर में बीमार हूँ जी, या मेरा मूड खराब है, उनको ये पता नहीं होता। वो ताज़ा दम आते हैं जी। लेकिन सब जो आते हैं उनके सामने हमको मुस्कुरा करके मिलना पड़ता है। बिल्कुल। घर के तनाव को छोड़ करके मिलना है हमें, हम उनके सामने अपना ड्यूल कैरेक्टर सामने पेश करना पड़ता है जी जी। मानो कोई आदमी आता है तो कभी मेरी लड़की भाग गई, अब लड़की गंभीर समस्या है, मैं अपनी बीबी से उलझ करके अपने कमरे से बाहर निकला हूँ, तो मैं उससे तो झगड़ नहीं सकता ना जी। उसकी लड़की की भागने की बात को सुनूंगा, संबंधित एसएसपी से बात करूंगा, उसके खानदान से सारे पूछ करके उसका समाधान निकालेंगे जी। ऐसे करते हैं। इसी प्रकार अधिकतर लोग कैसे आते हैं कि हमारी ट्रांसफर करा दो। ये एक ऐसा घिनौना प्रचलन राजनीति में देखा मैं जब से राजनीति हूँ, ट्रांसफर पे ट्रांसफर। जो 2 मील के ऊपर बैठा है कहता है 1 मील पे आ जाऊं, 1 मील पे बैठा है मैं घर में आ जाऊं, घर में बैठा मैं बिल्कुल घर के पिछवाड़े आ जाऊं। ये ट्रांसफरों का ऐसा दौर है राजनीति के अंदर जिसको हम फेस कर रहे हैं। सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए ट्रांसफरों से डरे रहते हैं। और ट्रांसफर तो जितनी होती है उतनी होनी होती है ना, सभी की सभी ट्रांसफर तो नहीं हो सकती। अब देहात स्कूलों में खाली पड़े हैं, स्कूल देहातों के खाली पड़े, शहर भरे पड़े हैं। अब हमारी पॉलिसी है कि हम रैशनलाइजेशन के द्वारा
उन स्कूलों को ठीक करें, सुधार करें। ऐसा हमारा दौर चल रहा है। फिर भी लोग काम के लिए आते हैं, दुखी आते हैं, हमारी उनसे पूरी हमदर्दी है। कोई पैसे मांगने के लिए आता है तो हम अपनी जो पैटी ग्रांट है उससे उसकी मदद करते हैं। किसी कोई स्पोर्ट्समैन आया हमारे पास तो हम उसकी डिस्क्रिशनरी फंड से मदद करते हैं। किसी ने हमको फंक्शन पे बुलाया तो हम अपनी डिस्क्रिशनरी फंड से उसको मदद करते हैं। ऐसे हमारा काम चलता रहता है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, सच कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर इस प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं कि अगर लोग मिलने के लिए नहीं आए तो हम बीमार हो जाएंगे। ये भी बड़ा सच है। हमको लगता है कि आज कहीं पठानकोट में कुछ हो गया, हमको कोई मिलने के लिए नहीं आया, कहाँ कोई कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, डेथ हो गई, तब भी हम बीमार हो जाते हैं। तो ये खुराक है हमारी। लोग जो है ना, जो हमको मिलने के लिए आते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उनके साथ हम घुल मिल जाते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। जिनकी समस्या हल हो जाती है वो हमको भगवान समझने लगता है। जो जिनका काम नहीं बनता वो हमें गालियाँ निकाल के रुके जाता है। और गालियाँ और प्रशंसा दोनों को हम समभाव से देखते हैं। ऐसा जी, कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक गाथा होती है, एक स्टोरी होती है, कई बार संघर्ष की, कई बार कुछ और घटनाओं की। कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उसके जीवन में उसको प्रेरित करके जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा परिवार जी पाकिस्तान से उजड़ करके जी पठानकोट आया। जी बड़े मुफलसी और बड़े गुर्बत के दिन थे, गरीबी के दिन थे। जी 7-7 दिन भूख मेरे परिवार ने काटी है। और मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो सारे माधोपुर गांव के अंदर, माधोपुर पठानकोट के एडजॉइनिंग वहाँ एक गांव है तरियाल, वहाँ हम रहा करते थे। तो पिता का देहांत उन्हीं दिनों 47-48 के बीच में हुआ होगा, मैं तो जानता नहीं, मैं हार्डली उस समय 2 साल का था। तो मेरी माताजी बताया करते थे कि मेरे पिताजी को तब कफन नसीब नहीं हुआ था, बड़ी मुफलसी गरीबी थी। और लोगों ने उठा करके माधोपुर का जो दरिया है, रावी दरिया, वहीं से लकड़ी एकत्रित कर करके उनको जला दिया होगा। ऐसा मेरी माँ बताया करती थी। मेरी माँ बड़े संघर्षों में, मैं और मेरा भाई, हम हलवाई की दुकान के ऊपर बर्तन साफ किया करते थे, रेडी लगाया करते थे पठानकोट के अंदर। बड़ी मुश्किल से गुजर करते थे हम और मेहनत करते थे, मुशक्क़त करते। मेरा ख्याल है कि जितना हार्ड जीवन हमने गुजारा पठानकोट के अंदर, ये पठानकोट के लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल का दिन था। बहुत हम कुली बने, रिक्शा चलाया, रेडी चलाई और इस तरीके से अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया। और राजनीति करते थे, कॉलेज जाते थे, फिर कॉलेज से आकर के रेडी लगाना, पैसे कमाने परिवार के लिए। और इस तरीके का बड़ा कठिन जीवन था हमारा। और हमारे स्कूल के अंदर मैं स्काउट्स था, मैं प्रेसिडेंट स्काउट बना जी। और वीर देव जी वीर तब स्काउट कमिश्नर हुआ करते थे पंजाब के, उनका वो मेरे गॉड फादर रहे जी। जब मैं कॉलेज में गया तो उन्होंने लाभचंद, मेरा एक ट्रस्ट था, उससे मुझे वजीफ़ा लगा दिया। उससे मेरी पढ़ाई कॉलेज की पूरी हुई। स्कूल में फीस वगैरह तो स्कूल के अध्यापक ही इकट्ठी करके दे दिया करते थे जी। बड़ा मतलब मुश्किल जीवन था जी। और एक टर्निंग पॉइंट 1975 के आपातकाल इमरजेंसी में आया। तब मैं वहाँ का लीडर था उस इलाके का, तो गिरफ्तार हो गए। पहले अंडरग्राउंड हो गए, बड़ा दौर, कठिन दौर था। हम जेल के अंदर चले गए और जेल के अंदर हम सोचा करते थे कि अब बाहर आने का कोई उम्मीद नहीं है। तब इंदिरा का बहुत ज़ोर था जी। और हमको लगता था कि इंदिरा हमें साइबेरिया टाइप के कैंप बनाएगी, वहाँ भेज देगी। इस प्रकार का दौर बड़ा कठिन दौर था। तब जेल के अंदर मेरी मुलाकात करने के लिए मेरी वर्तमान जो धर्मपत्नी मेरी है वो मुझे मिलने के लिए आई। विमल चंद्र जी महाराज हमारे गुरु थे, जगराओं के अंदर वो मैनेजर हुआ करती थी उनके कॉलेज की, और मैं जो स्थानिक विमल चंद्र स्थानिक था वहाँ पर पठानकोट से मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो विमल चंद्र जी महाराज जी ने हिज होलीनेस, उन्होंने मेरी मिसिस को वहाँ भेजा मिलने के लिए जी। पहले मुलाकात तो नहीं हो सकी पहली दफ़े, दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें विवाह की पड़ी है, यहाँ तो हमारे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है जी। तो
उन्होंने कहा ठीक है, भगत सिंह की जो धर्मपत्नी थी वो इंतज़ार करती रही, मैं भी इंतज़ार करूंगा जेल के आने के बाद, पर मैं समझती हूँ कि मैं आपकी धर्मपत्नी बन करके अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मैं बड़ा मुतासर हुआ उनकी बातों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी सिटी केबल के माध्यम से मेरा शगन जेल के अंदर हुआ, तब मुझे हथकड़ियाँ लगी हुई थी। विवाह, घोड़ी चढ़ा, ये सब जेल के अंदर ही हुआ। और शादी के बाद 1976 में मेरी शादी हुई, टर्निंग पॉइंट आया। बड़ी बोल्ड लेडी थी वो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही यहाँ इस तरह लुधियाना जिला की, तब संजय के वक्त में, और मैं तब जनसंघ का वहाँ पर लीडर था। तो एक दो अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों का मेल हुआ वहाँ। बिल्कुल। तो मेरी पत्नी का बहुत योगदान है उसमें। दो क्वालिटीज़ हैं मेरी धर्मपत्नी में, एक वो ऑनेस्ट है, दूसरी वो बोल्ड है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती किसी गलती का, और झुकती नहीं है। और मैं भी कभी झुका नहीं अन्याय के खिलाफ। मेरी ज़िंदगी के ऊपर बचपन में ही महात्मा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का बहुत असर है। मैं जवाहरलाल नेहरू से 1959 के अंदर हाथ मिलाया, तो मैं प्रेसिडेंट से वोट बना तो जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिलाया। मैं समझता था कि कोई फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है। मैं 9वीं क्लास का विद्यार्थी था। जनरल करियप्पा हमको तब लेकर के गए थे। और महात्मा गांधी का मेरे विचारों पर बहुत असर है। आज भी अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मेरे विरोध करने का तरीका ये है कि मैं सत्याग्रह करूं, वहाँ बैठ जाऊं। जब तक मेरी बात को नहीं कोई माने मैं नहीं उठूंगा, वहाँ बैठ जाता हूँ। ये मेरा पठानकोट के इतिहास में यही रहा। एक हाथ में मेरी दरियाँ हुआ करती थी और एक हाथ में मैं विरोध का पट ले करके चलता था। कोई मेरी बात नहीं माने तो एसपी के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है। यही दौर मेरा वहाँ की राजनीति में चला। और कुछ ऐसे हैं, आज ईश्वर की बड़ी कृपा है। आज जो कुछ भी है वो मैं ईश्वर की उसको अनुकंपा मानता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम ऐसे हैं। जी, आप एक ऐसे सोने की तरह रहे जो आग में तप तप के कुंदन का रूप ले चुका है। और मैं समझता हूँ कि जो विषम परिस्थितियों में आप काम करते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, शायद इसी कारण से, क्योंकि आपने बहुत विषम परिस्थितियाँ देखी हैं। और जैसे किसी ने कहा था कि रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। नहीं, कोई भी मुश्किल आप मेरे से ज़्यादा लोगों को भी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। जी, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे जो मेरे से पढ़ते थे जी, और उनके पास टीचर कपड़े भी नहीं होते थे, जी, जूते तक नहीं होते थे, उनको रक्षा चलाना पड़ता था। मेरे से भी उनकी हार्ड लाइफ है। हमने तो क्या देखा क्या नहीं देखा ये तो अलग बात है। पर समाज में अभी भी बहुत संघर्ष करने वाले लोग हैं। और हर ग्रेट आदमी के पीछे एक संघर्षों का दौर होता है। जो भी आदमी मुकम्मल मुकाम पे पहुंचेगा उसके पीछे संघर्ष हो रहेंगे और तभी वो आदमी महान बनता है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, कोई बहुत हमने किया, आपकी विनम्रता है। नहीं, हमने कुछ ऐसा किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, कुछ नहीं किया हमने। और मैं समझता हूँ कि एक सफल व्यक्ति वो है जिसके आसपास रहने वाले व्यक्ति उससे ऊर्जा प्राप्त करें, उससे एक एनर्जी प्राप्त करें और उनको प्रेरणा मिले कि हमने इसी रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर आगे चलना है। मैं एक साधारण आदमी और कही मेरे में भी गलतियाँ, मेरे में भी कमजोरियाँ, बहुत कमजोरियाँ। तो ऐसे चलता है लाइफ, कमजोरियों से और ऊर्जाओं से और उपलब्धियों से और असफलताओं से, आलोचनाओं से और प्रशंसाओं से, ये जिंदगी बनती है। बिल्कुल साथ साथ झेली हमने। बिल्कुल ऐसा है। अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, मेरा बेटा है, डॉक्टर है, आर्थो सर्जन है जी। उसने डीएनवी की है जी। वो घुटनों के और हिप का स्पेशलिस्ट है जी। मेरी बेटी डॉक्टर है जी। शी इज़ मैरिड। एक मेरा सन इन लॉ एमएस है जम्मू के अंदर जी। बेटी मेरी वहाँ है, उसका एक बेटा है जी। बड़ा होनहार बेटा है, छोटा है, 2 साल का है जी। और मेरी पुत्रवधू है, वो गायनी की डॉक्टर है, पढ़ रही है अभी अहमदाबाद में जी। बेटा मेरा, उसने मेरे ख्याल है 1 तारीख को उसके सारे एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे जी। अब उसके लिए काम ढूंढेंगे जी। ये मेरा छोटा सा परिवार है जी। एक दूसरा मेरा घर है जो मेरे भाई का घर है, भाई का देहांत हो गया जी। उसके 3 बेटे हैं जी। एक बेटे को उनके का देहांत हो चुका, भाई साहब का देहांत हो चुका है। सब वो अपनी तरह से जीते हैं, मैं अपनी तरह से जीता हूँ। जी। जी। आपको देखकर वाकई लगता है, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आपने अपने आप को भी सफल व्यक्तित्व एक साबित किया और अपने परिवार को भी आपने सफलता की नए आयाम प्रदान किए।
आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबी कविता, कला और नारी हृदय, जी। इनको चुराने की आदत है। बहुत बड़ी बात। ये जो है ना जी मैं किसी का अच्छा कोई पोर्ट्रेट हो, अच्छी कोई कविता हो, अच्छी पुस्तक हो, अच्छी कोई सुंदर नारी हो, ये तमाम चीज़ें देख करके दिल करता है कि भाई इनको चुराएं, इनको चुरा के ले जाएं, नहीं तो खरीद लें, नहीं मिले तो कहीं ना कहीं से प्राप्त करें। जी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है जी। आज भी मैं बिना 4 घंटे पढ़े बिना सो नहीं सकता, मुझे नींद ही नहीं आएगी, चाहे मैं 2 बजे काम से निवृत्त हूँ, जब तक मैं 2 घंटे पढ़ूंगा नहीं जी। मुझे नींद नहीं आएगी। जी। फिर मेरा अपना एक व्यायामशाला पठानकोट के अंदर महावीर व्यायामशाला मेरी अपनी है। 300 बच्चा वहाँ पर सुबह वर्जिश करने के लिए आता है, एक्सरसाइज करने के लिए आता है, कुश्ती है, कबड्डी है और इस प्रकार के वेट लिफ्टिंग है, इस प्रकार की हैवी गेम्स हैं, एथलेटिक्स है, इसमें बहुत मज़ा आता था। अभी मैं नित्य प्रति रोज़ जाता हूँ, रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ, योगा करता हूँ और अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश करता हूँ। और रामा ड्रामेटिक क्लब पंजाब की बहुत बड़ी ड्रामेटिक क्लब है, रामलीला करते हैं हम जी। और हमको मेरा ख्याल है कि लगभग 45 साल हो गए रामलीला में। जी। कभी लड़की का रोल करना, कभी राम का रोल करना, कभी रावण का रोल करना। रावण का वो रोल मैंने कोई 30-35 साल किया लगातार और मेरा बड़ा बेस्ट आता था। और जो पिछला इलेक्शन में हार गया 2002 का, आपने उन दिनों देखा नहीं होगा, पंजाब भर क्या इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर मैं रावण का ड्रेस पहने हुआ और जो मेरे खिलाफ खड़ा होता था वो राम का ड्रेस, वो राम बनता है, मैं रावण बनता हूँ। दोनों का मुकाबला राजनीति में हो गया जी। तो क्या हेडिंग आते थे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून के बड़े बड़े हेडिंग आते थे, दिस टाइम रावण विल बी शॉट डेड बाय रामा, इस प्रकार का आता था। तो हमारे उसका बहुत बड़ा प्रचार हुआ कि मैं रावण था। हालांकि मेरा जीवन राम का जीवन है, उसका जीवन पता नहीं कैसा जीवन होगा, परंतु मैं हारा, बहुत बुरी तरह से शर्मनाक हार गया मैं पिछला 2002 का इलेक्शन। तो नाटकों में काम करना, अभी मैं एक टेलीफिल्म बनी है उसमें मैंने थोड़ा सा एक गेस्ट रोल किया है जी। और ड्रामों में पार्ट करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रामों में फर्स्ट आया, पोइट्रिक सिंपोजियम किया करते थे, तो करते थे, अभी शौक है अपना। आप एक बॉर्न लीडर रहे हैं और पहलवानी का आपको शौक बहुत रहा है। आप एक कवि हैं। कवि हुए, नाटक करते हैं, पिटाई करते हैं जी, लोगों की जो बात, जो गुंडागिर्दी करते हैं उनकी पिटाई भी करते हैं जी। और मेरे दोस्त हैं, बड़े बड़े ओलंपियन हैं, चार्ली बहुत बड़ा ओलंपियन हॉकी का रहा जी। ये सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जिसके ऊपर हो रहा है, हमारे मित्र रहे जी। और पठानकोट के एरिए के रहे, ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार रहे जी। हमारे यहाँ रामा ड्रामेटिक क्लब में मदनपुरी जैसे कलाकार आए। क्या बात। हाँ जी, मदनपुरी तो हमको जेल में भी मिलने आया करते थे जी, ऐसे चलता है जी। आप अपना कोई ऐसा आपका जो फेवरेट किरदार हो जिसको आपने निभाया हो, किरदार उसके कुछ आप हमें संवाद बोलकर हमारे दर्शकों के लिए दिखाना चाहेंगे? रावण के रोल में मैं सीता के पास जाता हूँ, उससे करता हूँ जी। सीता, आज मैं आखिरी फैसला करने के लिए आया, तुझे मेरी पटरानी बनने से इकरार है या इनकार? वो कहेगी नेचुरली कि वे इनकार। जिंदगी चाहती है या मौत? इस प्रकार के डायलॉग चलते रहते हैं हमारी जिंदगी में जी। तो क्या है मतलब, अब वो जब ऐसे तो अभी नहीं हो नहीं सकता ना जी, जब स्टेज हो, जिस प्रकार जिस पात्र का हमने वस्त्र धारण किए हो, तो फिर मैं वही लगता हूँ। मैं रावण का पाठ करता था, मुझे लगता था कि राम मेरा पूरा दुश्मन है। तब मेरे मन में ये नहीं आता था कि मैं मास्टर मोहनलाल हूँ, तो तब मुझे लगता था कि मैं रावण हूँ, ये रावण जो मेरे सामने है इसके साथ दुश्मनाई करनी है, तो तब ऐसे लगता था। वैसे ही जीवन के मंच पर आप जिस किरदार में उतरते हैं उसको पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है आपकी। आप एक कवि भी हैं, हमें अपनी कोई कविता की कुछ पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे? क्षण वही, लम्हे वही, गुजरने को गुजर जाएं, लेकिन उनको क्या पता मैं चलते चलते थक चुका हूँ, मैं चलते चलते थक चुका हूँ। अभी हाल ही में हमने सुना था, हमने समाचार में पढ़ा था कि एक टेलीफिल्म में आपने काम किया है। उस टेलीफिल्म के बारे में आप हमें कुछ जानकारी देना चाहेंगे? वो फिल्म एक पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाई गई है जी।
उस फिल्म का नाम चीख है, चीख। जी। वो भ्रूण हत्या के बदले के। तो जब उन्होंने मुझे उनकी स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे बड़ा पसंद आया। और मैं ये आपके इस सिटी केबल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति पाखंड कर रहा है। जी। एक तरफ तो कंजकें पूजते हैं, हाँ जी, उनके पैरों का चिरलामत लेकर के पीते हैं। जी। एक तरफ वैष्णो माता के जाते हैं, बड़े बड़े दमगजे उड़ाते हैं। और जो घर के अंदर माता पैदा होती है, जो घर के अंदर कजक पैदा होती है, उसको पैदा होने से पहले मार देते हैं। क्या बात है। ये एक ऐसा घिनौना कांड है जो हिंदुस्तान 60 साल की आज़ादी के बाद अपनाने लगा है। जी। घृणित अपराध है। जी। और हमारे गुरुओं ने, हमारे पीर पैगंबरों ने यही कहा कि नारी का सम्मान करना चाहिए। मनु महाराज ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते तत्र देवता। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सो क्यों मंदा के जित जम्मे राजान। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उपदेश जो हमारे वेदों, शास्त्रों, कुरान, पुराणों में आते हैं, हम इतने नारी के कदरदान हैं और नारी को पैदा होने से पहले मार रहे हैं। ये थीम उस पिक्चर का है। उसमें मेरा एक इसी प्रकार का रोल है कि भाई हटो हटो, ये मत करो, ये भ्रूण हत्या मत करो, ये अल्ट्रासाउंड जो चलते हैं ये बंद करो। इस प्रकार का शोर करता हूँ मैं फिल्म में कि मत करो ऐसा, ये पाप है, आपको 7 जन्म मुक्ति नहीं मिलेगी अगर आप लड़की को मारेंगे तो मर जाओगे, खानदान तबाह हो जाएंगे तुम्हारे। इस प्रकार का किरदार है उसमें। जी। आपका जीवन एक ऐसी गाथा है जिसे हम कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक की उड़ान है और एक संघर्ष के माध्यम से सफलता को प्राप्त करने की कुंजी है। तो आने वाली हमारे जो यूथ है, आजकल का हमारा जो नौजवान पीढ़ी है, उसको आप क्या संदेश देंगे? मैं ये नौजवानों को कहना चाहता हूँ, जी, हाथ से काम करने का मन बनाएं। जी, अपने अंदर वर्क कल्चर पैदा करें। आज की पीढ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होती जा रही क्या है, बात ये रिजल्ट देखना चाहती है, बिल्कुल। काम नहीं करना चाहती। काम नहीं करना चाहते। बेकार के ऐशो आराम की तरफ उनका ज्यादा तवज्जो है। जी। संघर्ष मिट गया उनकी जिंदगी में। बिल्कुल। आज हम किसी लड़के को स्कूल और कॉलेज में सोटियां नहीं मार सकते, लाठी से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जब पढ़ाता था तो रजिस्टर में लिख करके 4-4, 8-8 बैंतों की सजा देता था और खुशी खुशी उनके माँ बाप आते थे। आज किसी को पीट करके देखो। बिल्कुल। ये सारे का सारा जो नौजवान जो है ना आज का, सुखी हो उनका जीवन को, सारा सुख भोग रहे हैं। ईमेल उनको मिल गई, कंप्यूटर उनके पास आ गया, टेलीविजन उनके पास आ गया, सारी सुविधाएं जिंदगी की उनके पास हैं। जी। और इस सुविधा ने उनको निकम्मा बना दिया, निठल्ला बना दिया। बिल्कुल। और निठल्ला रह करके कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। इस देश के नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूं कि हाथ से काम करने को भगवान मान करके करो। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। जी। जब तक काम नहीं करोगे और रिजल्ट ढूंढते फिरोगे फिर निराशा होगी। जी। और मामूली से मामूली काम को भी बड़ी खुशी से करने की आदत होनी चाहिए। जी। मैं रेडी लगाता था, आज भी मैं समझता हूँ कि मैं रेडी लगाता था तो मैं अपने आप को धन्य धन्य मानता था। जी। बहुत कृपा है। मैं रिक्शा चलाता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं कुली का काम करता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। आज थोड़ा जिंदगी में सुविधाएं आ गई, परंतु मजा उनमें था। जी। हाथ से काम करने का मजा ही अलग है। ये मैं आज के नौजवानों को आपके माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ। जी। हमारी बहुत देर से ख्वाहिश थी कि देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक आदमी तो शहर में ऐसा दिखाई दे। और आज आपसे मिलकर हमारी वो ख्वाहिश पूरी हुई। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत कर। नमस्कार।